21 नवंबर 1963 केरल के तट पर बसे एक छोटे से गांव थुम्बा में अचानक आसमान चीरता हुआ एक रॉकेट ऊपर उठता है। लोग हैरानी से उसे देखे चले जाते हैं और बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। यह भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे था, जो आसमान की ओर उड़ान भरकर भारत में एक नई क्रांति का बिगुल बजा रहा था। यह लॉन्च सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि यह उस सपने की पहली किरण थी जिसे एक दूरदर्शी वैज्ञानिक ने देखा था। ये विजनरी साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। वो दौर ऐसा था जब भारत गरीबी, बेरोजगारी और इलिटरेसी से जूझ रहा था। दुनिया पूछ रही थी कि आखिर एक गरीब देश को स्पेस रिसर्च की क्या जरूरत है। भारतीय अखबार छाप रहे थे, वी नीड राइस नॉट रॉकेट। लेकिन विक्रम साराभाई का विजन था कि अगर भारत गरीब है तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी देश की असली समस्याओं को हल कर सकती है। उन्होंने सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर और एजुकेशन से जोड़कर साबित करके दिखाया कि स्पेस सिर्फ युद्ध की दौड़ के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए भी है। उन्होंने न केवल इसरो की नींव रखकर भारत को स्पेस प्रोग्राम में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उन्होंने साइंस, रिसर्च और मैनेजमेंट के ऐसे कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स बनाए जिन्होंने एक पिछड़े और कई समस्याओं से जूझ रहे इंडिया के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल दिए। उनमें देश प्रेम की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ को भी देश के विकास के कामों में लगा दिया था और इंडिया को स्पेस में स्टैब्लिश करने के लिए जीवन भर केवल ₹1 की टोकन सैलरी पर काम करना स्वीकार किया था। उनका रुतबा इतना ऊंचा था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान शख्स भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो आइए जानते हैं महान विजनरी रहे डॉक्टर विक्रम साराभाई की पूरी कहानी, कैसे उन्होंने अपनी 52 साल की छोटी सी जिंदगी में भारत को चांद पर ले जाने की नींव रखी और देश को ऐसे संस्थान दिए जिन पर आज भारत गर्व करता है। विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को गुजरात के अहमदाबाद में एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में हुआ था। वो अंबालाल साराभाई और सरला देवी के 8 बच्चों में से एक थे। उनके पिता अंबालाल साराभाई कपड़ों के बड़े व्यापारी थे और पूरे गुजरात में उनकी कई टेक्सटाइल मिल्स थी। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जलियांवाला बाग जैसे भयानक हत्याकांड के बाद देश की आजादी की लड़ाई और भी तेज हो गई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बिगुल फूंका जा चुका था और देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे। इन्हीं में एक नाम विक्रम साराभाई के पिता अंबालाल साराभाई का भी था। उन्होंने न सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया बल्कि फ्रीडम फाइटर्स को हर संभव आर्थिक मदद भी दी। यही वजह थी कि विक्रम साराभाई के पिता के घर उस समय की कई महान हस्तियों का आना जाना रहता था। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जय कृष्ण मूर्ति, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद, CF एंड्रूज और साइंटिस्ट CV रमन जैसे लोग जब भी गुजरात आते तो उनका ठिकाना अंबालाल साराभाई का घर होता था। ऐसे ही विक्रम साराभाई के जन्म के कुछ महीने बाद रविंद्रनाथ टैगोर उनके घर आए हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर यूं तो अनेक कलाओं के धनी थे, लेकिन वो उन दिनों सटीक भविष्यवाणी करने के लिए भी मशहूर थे। कहा जाता है कि वो किसी इंसान के फोरहेड को देखकर उसकी जिंदगी की भविष्यवाणी कर देते थे, जो अक्सर सच हो जाया करती थी। ऐसे में विक्रम साराभाई के पिता अंबालाल साराभाई भी रविंद्रनाथ टैगोर से अपने कुछ महीने पहले जन्मे बेटे का फ्यूचर बताने की गुजारिश करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्रम साराभाई के चौड़े और असामान्य माथे को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह बच्चा एक दिन बहुत बड़े बड़े काम करेगा। आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी भी सच साबित होने वाली थी। विक्रम साराभाई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उसी स्कूल से की जिसे उनके पेरेंट्स ने बनवाया था। फिर उन्होंने RC हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन और गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर अपनी हायर स्टडीज पूरी करने का फैसला किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा था। इस तरह वो इंग्लैंड पहुंच गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ने लगे। यहीं से उन्होंने साल 1940 में नेचुरल साइंसेज में ट्राइपोज पूरा किया। बचपन से ही विक्रम साराभाई का साइंस से खास लगाव था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंसेज की पढ़ाई करते हुए एक ऑब्सेशन
पैशन बन गया। इसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही कॉस्मिक रेज पर पीएचडी की पढ़ाई करने लगे। इसी दौरान वो कुछ दिन के लिए भारत छुट्टी पर आए, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के भयंकर रूप लेने के कारण वापस इंग्लैंड नहीं जा सके। ऐसे में विक्रम साराभाई ने यूनिवर्सिटी से इंडिया में रहकर ही अपनी रिसर्च करने की परमिशन मांगी। यूनिवर्सिटी ने इस शर्त पर हाँ कर दी कि उन्हें अपनी थीसिस नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट सीवी रमन की देखरेख में करनी होगी। उस समय सीवी रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। ऐसे में विक्रम साराभाई वही रिसर्च करने लगे। उस समय IISc के कॉस्मिक रे डिपार्टमेंट को भारत के एक और महान फिजिसिस्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा लीड कर रहे थे। ऐसे में होमी भाभा और विक्रम साराभाई का अक्सर मिलना जुलना होने लगा। चूंकि कॉस्मिक रेस दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था, इसलिए जल्दी ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सीवी रमन और होमी भाभा जैसे दिग्गजों की नजदीकियों ने विक्रम साराभाई को काफी निखारा और इसका नतीजा ये हुआ कि 1942 में उनका पहला साइंटिफिक पेपर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेस प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश हुआ। इसे खुद डॉक्टर सीवी रमन ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, भले ही विक्रम एक रिच फैमिली से आते हैं, लेकिन ये आज यहाँ सिर्फ एक प्रिविलेज बैकग्राउंड के कारण नहीं खड़े हैं। उन्होंने अपने दम पर ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अपने रिसर्च के जरिए साइंस की दुनिया में कदम रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी प्रतिभा और डेडिकेशन एक दिन हमारे देश में साइंटिफिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण साबित होगी। इतने महान साइंटिस्ट से इस तरह का अप्रिसिएशन मिलना अपने आप में एक बड़ी बात थी और ये उनकी प्रतिभा का दुनिया के सामने पहला परिचय था। विक्रम साराभाई एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक आशिक मिजाज और जिंदा दिल इंसान भी थे। IISc में रिसर्च के दौरान वो एक क्लासिकल डांसर मृणालिनी से प्यार करने लगे। कहा जाता है कि विक्रम साराभाई को मृणालिनी से होमी भाभा ने मिलवाया था। जहां मृणालिनी अक्सर क्लासिकल डांस में डूबी रहती थी, वहीं विक्रम साराभाई को संगीत से गहरा लगाव था। वो अपनी स्टडी के बाद खुद को हल्का रखने के लिए अक्सर संगीत सुना करते और उनके पास हमेशा सभी तरह के गानों का एक बेहतरीन कलेक्शन मौजूद रहता था। वो अक्सर मृणालिनी को यूनिक तोहफे देकर चौंका देते। करोड़पति होने के बावजूद उन्होंने अपने एंगेजमेंट पर मृणालिनी को फिरोजे की एक सिंपल तिब्बती अंगूठी गिफ्ट की। शादी के दिन उन्होंने मृणालिनी के पास कॉपर की ट्रे पर बहुत ही दुर्लभ नीले रंग का कमल का फूल भिजवाया था। इसे याद करते हुए मृणालिनी अक्सर कहा करती थी कि किसी से प्यार जताने का इससे सुंदर तरीका और हो ही नहीं सकता। 3 सितंबर 1942 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए और आगे चलकर उन्हें 2 बच्चे हुए। विक्रम साराभाई की पीएचडी की ज्यादातर रिसर्च भारत में ही हुई, लेकिन डिग्री पूरी करने के लिए उनका कैम्ब्रिज वापस लौटना जरूरी था। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही वो 1945 में कैम्ब्रिज लौट जाते हैं। वहां वो कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशंस इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पर अपनी पीएचडी पूरी करते हैं और नवंबर 1947 में वापस भारत लौट आते हैं। लेकिन तब तक देश में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। उनके इंग्लैंड से लौटने के 3 महीने पहले ही भारत आजाद हो चुका था। आजादी भले ही मिल गई थी, लेकिन लगभग 200 सालों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण भारत हर फील्ड में पिछड़ा हुआ था। इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के मामले में तो हाल और भी बुरा था। ऐसे में विक्रम साराभाई देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और मैनेजमेंट के फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने का फैसला करते हैं। वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की मदद से अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की स्थापना करते हैं। यही PRL आगे चलकर देश में स्पेस रिसर्च की जन्मभूमि बनी। इसके बाद वो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन ATIRA को भी स्टैब्लिश करते हैं ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। यही से देश में साइंस कल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और यंग साइंटिस्ट की ट्रेनिंग की जमीन तैयार होनी शुरू हो जाती है, जिसने अगले कुछ सालों में देश को साइंस एंड बिजनेस में एक नई दिशा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई। साल 1950 में विक्रम साराभाई के पिता अंबालाल साराभाई ने उन्हें साराभाई केमिकल्स का चेयरमैन बना दिया। इसके चलते उन्हें कारोबार संभालने के लिए हर हफ्ते बड़ौदा जाना पड़ता था। लेकिन रिसर्च उनका पहला प्यार था, इसलिए सफर के दौरान भी वो अपना काम रोकते नहीं थे। जब भी वो ट्रैवल करते, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के किसी स्टूडेंट को हमेशा अपने साथ रखते ताकि रास्ते में भी डिस्कशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी रह सके। उस वक्त इंडिया में फॉर्मल मैनेजमेंट एजुकेशन जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। विक्रम साराभाई का मानना था कि जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही मैनेजमेंट एजुकेशन देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से नेशनल लेवल का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाने की बात की। गवर्नमेंट ने 1957 में इस ओर ध्यान दिया और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टैब्लिश करने का ऐलान किया।
इसके लिए 2 कमिटीज बनाई गई, जिनका काम सरकार को ये रिकमेंड करना था कि ये इंस्टीट्यूट देश के किस सिटी में बनाया जाए और इसे किस मॉडल पर चलाया जाए। 2 साल के डिटेल एनालिसिस के बाद दोनों कमिटीज ने रेकमेंड किया कि इंस्टीट्यूट मुंबई में खोला जाए और इसे फुल ऑटोनॉमी मिले। लेकिन ऑटोनॉमी के मुद्दे पर यूनियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में विक्रम साराभाई ने यूनियन गवर्नमेंट के सामने इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को अहमदाबाद में खोलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम डॉक्टर जीवराज मेहता को इसके लिए जमीन देने के लिए भी मना लिया। हालांकि इस खींचतान में काफी समय बर्बाद हुआ। आखिरकार यूनियन गवर्नमेंट ने देश में एक साथ 2 IIMs खोलने का फैसला लिया, जिनमें से एक अहमदाबाद में और दूसरा कैलकाटा में खोला जाना था। इसके बाद नवंबर 1961 में IIM कैलकाटा और दिसंबर 1961 में IIM अहमदाबाद की एस्टैब्लिशमेंट होती है और विक्रम साराभाई IIM अहमदाबाद के पार्ट टाइम डायरेक्टर बनाए जाते हैं। इसी दौरान विक्रम साराभाई का नाम एक और वजह से सुर्खियों में आता है। शादीशुदा होने के बावजूद उनका कई सालों से कमला चौधरी नाम की महिला से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। इस अफेयर को उन्होंने कभी दुनिया से नहीं छिपाया, लेकिन जब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के काफी चर्चे होने लगे तो कमला चौधरी इस लव ट्रायंगल से तंग आने लगी। वो उस समय विक्रम साराभाई द्वारा बनाई गई ATIRA में नौकरी कर रही थी और विक्रम साराभाई से दूर जाने के लिए एक दूसरी नौकरी का ऑफर एक्सेप्ट कर दिल्ली जाना चाहती थी। लेकिन विक्रम साराभाई कमला को अपने करीब रखना चाहते थे, इसलिए उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। पहले उन्होंने कमला को फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की डायरेक्टरशिप ऑफर की, लेकिन जब इतने पर भी कमला नहीं मानी तो उन्होंने IIM को अहमदाबाद लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और जब अहमदाबाद में IIM स्टैब्लिश हुआ तो वो इसके पार्ट टाइम डायरेक्टर बने। वही उनके कहने पर कमला चौधरी इसकी पहली रिसर्च डायरेक्टर बनाई गई। कमला चौधरी के भतीजे सुधीर कक्कड़ ने बाद में अपनी किताब अ बुक ऑफ मेमोरी में लिखा कि विक्रम साराभाई ने IIM को अहमदाबाद लाने के लिए इतनी मशक्कत अपनी मोहब्बत कमला चौधरी के लिए ही की थी। लेकिन बाद में विक्रम साराभाई की बेटी मलिका ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि भले ही पापा का कमला चौधरी से अफेयर था, लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ अपने प्यार के लिए IIM को अहमदाबाद में लेकर आए, ये उनके कंट्रीब्यूशन और विजन के प्रति अन्याय होगा। तब तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस भी तेजी पर थी। सोवियत स्पुतनिक 1 और अमेरिका एक्सप्लोरर 1 के रूप में अपनी अपनी पहली सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके थे। इसने विक्रम साराभाई को भी काफी प्रभावित किया। वो समझते थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी भविष्य की चाबी है और भारत इसके बिना पीछे रह जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने एक विजनरी आइडिया रखकर इसे आगे बढ़ाने की परमिशन मांगी। उस समय भारत गरीबी, भुखमरी और इलिटरेसी जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे में बहुतों ने मजाक उड़ाया कि एक गरीब देश का स्पेस रिसर्च में लगना बेवकूफी है, लेकिन विक्रम साराभाई दूरदर्शी थे और उनका मानना था कि भारत गरीब है, इसलिए उसे स्पेस टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका तर्क साफ था कि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बेहतर होगा, एजुकेशन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा सकेगा, मौसम का सटीक अनुमान मिलेगा और इससे किसानों की भी सीधे तौर पर मदद होगी। उनके इस विजन को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनके मित्र डॉक्टर होमी भाभा ने पूरा समर्थन दिया। उस समय होमी भाभा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के हेड थे। ऐसे में विक्रम साराभाई होमी भाभा के साथ मिलकर साल 1961 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना करते हैं और वो इसके पहले चेयरमैन भी बनते हैं। इस तरह विक्रम साराभाई ने इंडिया का स्पेस रोड मैप तो तैयार कर लिया था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की जरूरत थी। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तैयार करने के लिए उन्हें एक ऐसी समुद्री और आइसोलेटेड जगह चाहिए थी जहां आबादी कम हो और जो अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास हो, क्योंकि ऐसी जगह साउंडिंग रॉकेट्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए सबसे परफेक्ट मानी जाती है। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने स्टूडेंट EV चिटनीस को दी। चिटनीस ने पूरे साउथ इंडिया का दौरा कर 200 जगहों की एक लिस्ट बनाई और साराभाई को सौंप दी। साराभाई ने इनमें से थिरुवट्टू और थुम्बा इन 2 लोकेशंस को सेलेक्ट किया। फिर उन्होंने होमी भाभा के साथ मिलकर इन दोनों साइट्स का अच्छे से निरीक्षण किया और अंत में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए केरला के थुम्बा वाली साइट को चुना, क्योंकि थुम्बा मैग्नेटिक इक्वेटर के बिल्कुल पास लोकेटेड है और एयरपोर्ट भी इसके काफी करीब था, जिससे एक्सपेरिमेंट्स के लिए दूसरे शहरों से इक्विपमेंट लाना आसान हो जाता। साइट सेलेक्ट होने के बाद विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने यहाँ के एक चर्च सेंट मैरी मैगडलीन को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का कंट्रोल रूम बना दिया और इसी चर्च के पादरी के घर को ऑफिस
स्पेस बनाया गया। इसको लेकर धार्मिक लोगों ने विवाद भी किया, लेकिन चर्च के पादरी ने खुद आगे आकर लोगों को समझाया कि ये देश के हित के लिए बहुत जरूरी काम है। लोग मान गए, लेकिन चर्च के आसपास के इलाकों में मछुआरे रहते थे और उन्हें वहां से डिस्प्लेस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग के समय जरा सी मिस्टेक उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए उनकी जमीन के बदले थुम्बा के कलेक्टर माधवन नैयर की मदद से मछुआरों के लिए पक्के मकानों की व्यवस्था करवाई गई। इसके बाद ही वहां की जमीन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए मिल पाई। लेकिन जमीन मिलना ही काफी नहीं था। अब असली चुनौती इस बैरन कोस्टल एरिया में एक अच्छा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन खड़ा करना था। उस समय रिसोर्सेज की इतनी भारी कमी थी कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आए इक्विपमेंट्स को साइड तक ढोने के लिए कोई ट्रक तक नहीं होता था और उन्हें साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोकर लाना पड़ता। भले ही साधन कम थे, लेकिन विक्रम साराभाई की लीडरशिप में साइंटिस्ट का जज्बा आसमान छू रहा था। यही जज्बा आगे चलकर भारत की स्पेस जर्नी की पहचान बनने वाला था। विक्रम साराभाई ने इस काम में अमेरिका, सोवियत और कुछ यूरोपियन देशों की भी मदद ली। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES से साउंडिंग रॉकेट्स और कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स भारत लाए गए और आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया। 21 नवंबर 1963 को इसी स्टेशन से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाचे लॉन्च हुआ। ये रॉकेट लॉन्च विक्रम साराभाई द्वारा पूरी दुनिया को दिया गया एक संदेश था कि भारत अब स्पेस की दौड़ में कदम रख चुका है और एक चर्च से उठी ये चिंगारी भारत को एक दिन स्पेस सुपर पावर बनाने वाली है। विक्रम साराभाई का हमेशा से मानना था कि साइंस केवल लैबोरेटरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका समाज की बेहतरी और बच्चों के फ्यूचर को सुधारने में यूज होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 1960s में ग्रुप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन GISA की शुरुआत की और इसमें कई साइंटिस्ट, टीचर्स और सोशल वर्कर्स को जोड़ा। इसी बीच देश को एक बड़ा झटका लगा। उनके करीबी दोस्त और महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक विमान हादसे में मौत हो गई। होमी जहांगीर भाभा ही वो शख्स थे जिन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी थी। इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी में उनका स्टैचर बहुत ऊंचा था। ऐसे में उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो न केवल साइंटिफिकली कैपेबल हो, बल्कि ग्लोबली भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। विक्रम साराभाई इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस थे। इसलिए मई 1966 में उनको एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्रम साराभाई न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज के पक्षधर तो थे, लेकिन इससे उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करना पूरी दुनिया को विनाश के रास्ते पर ले जाने जैसा लगता था। उनका मानना था कि हथियार के रूप में एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ एक कागजी शेर है। कहा जाता है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत में शुरू हुए न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को रोकने की तैयारी की थी। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था और उनका बैकग्राउंड स्पेस रिसर्च का था। इन सब कारणों से एटॉमिक एनर्जी कमीशन में पहले से मौजूद कई लोग उन्हें अपने बॉस के रूप में देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन विक्रम साराभाई वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनमें लोगों को साथ लेकर चलने और किसी भी माहौल को जल्दी अडॉप्ट करने की अद्भुत क्षमता थी। इसी वजह से वो जल्द ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट से तालमेल बैठाने में सफल रहे और कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर प्रोग्राम को पटरी पर ले आए। न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिम्मेदारी संभालने के बाद विक्रम साराभाई ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर यूरेनियम माइनिंग और प्रोसेसिंग को इंस्टीट्यूशनल रूप देने पर जोर दिया। उनका मानना था कि अगर भारत अपने न्यूक्लियर फ्यूल रिसोर्सेज को सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लोर करेगा, तभी देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। इसी सोच के साथ 1967 में जदूगुड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL की स्थापना हुई। UCIL थोरियम और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से जुड़ी उस लंबी योजना का हिस्सा था जिसके सहारे विक्रम साराभाई होमी भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के सपने को साकार करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की जरूरत पर भी जोर दिया और सरकार को इंडिजीनियस साइक्लोट्रॉन भी डेवलप करने के लिए कन्विंस किया। इसी के साथ भारत में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। देश को इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL को स्टैब्लिश करने में विक्रम साराभाई ने बड़ा रोल निभाया। ECIL ने भारत को इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी से निकालकर इंडिजीनियस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दिए, जिनमें देश का पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और न्यूक्लियर पावर, डिफेंस, स्पेस और टेलीकॉम के लिए क्रूशियल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स शामिल है। आज ECIL के कारण ही इंडिया इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पर अपनी डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम करने में सफल हुआ है।
एक और विक्रम साराभाई न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्पेस प्रोग्राम पर भी उनका विजन उतनी ही मजबूती से काम कर रहा था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि इनको स्पार डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक सब ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से उनके बड़े स्पेस विजन को पूरा करने में कैपेबल नहीं है। विक्रम साराभाई को देश के स्पेस प्रोग्राम को उड़ान देने के लिए एक इंडिपेंडेंट और फुल फ्लेजेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, जिसके पास अपना स्ट्रक्चर, बजट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो। इसी इरादे के साथ 1969 में विक्रम साराभाई इनकोस्पार को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से अलग करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को स्टैब्लिश करते हैं। यही इसरो आगे चलकर भारत को चांद पर लेकर जाने वाला था। विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन बने और उनके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस कदर डेडिकेशन था कि वो इसरो में काम करने के लिए मंथली मात्र ₹1 की टोकन सैलरी लेते थे। उनके लिए देश का विकास सबसे ऊपर था। वो हमेशा कहते थे, हम इसका इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज की तरह स्पेस फाइट में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में करेंगे। भारत में सैटेलाइट टीवी लाने में भी विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। टेलीविजन के माध्यम से एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए विक्रम साराभाई ने सरकार के पास सैटेलाइट टीवी के इस्तेमाल से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल भेजा था। यही आगे चलकर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट के डेवलपमेंट का कारण बना। इसके अलावा विक्रम साराभाई ने भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट के क्रिएशन और लॉन्च के लिए डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव के नेतृत्व में एक डेडिकेटेड टीम बनाकर प्रोजेक्ट आर्यभट्टा की भी शुरुआत की। विक्रम साराभाई का मानना था कि देश का विकास तभी होगा जब नए साइंटिस्ट को मौके मिलेंगे, इसलिए वो हमेशा अपने जूनियर्स को रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करते। अगर कोई मिशन फेल होता तो पब्लिक में गलती की जिम्मेदारी खुद लेते और जब सफलता मिलती तो क्रेडिट अपनी टीम को देते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने अपनी सक्सेस का क्रेडिट विक्रम साराभाई को देते हुए उन्हें अपना गुरु बताया था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में भी विक्रम साराभाई के साथ बिताए पलों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ शेयर किया। विक्रम साराभाई का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी बहुत खास रिश्ता था। वो उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें इंदिरा गांधी उनके पहले नाम विक्रम से पुकारती थी। जब भी इंदिरा गांधी उनके शहर आती, विक्रम साराभाई अपने हाथों से फ्रेश रोजेस का गुलदस्ता बनाकर उन्हें भेंट करते। इंदिरा गांधी भी उनका सम्मान करती थी और अक्सर उनसे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती रहती थी। इंडिया पाकिस्तान वॉर से ठीक पहले नवंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने विक्रम साराभाई को PMO में बुलाकर कहा, मैं आपकी लीडरशिप में एक नया स्पेस कमीशन बनाने जा रही हूँ, लेकिन आपके ऊपर पहले से ही बहुत काम है, इसलिए आपको एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन पद छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर विक्रम साराभाई ने खुद को रिजेक्टेड जैसा महसूस किया और उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी का अब उन पर पहले जैसा विश्वास नहीं रहा है। इंदिरा गांधी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अगर आप इसी गति से काम करते रहे तो हमें डर है कि हम बहुत जल्दी आपको खो देंगे। असल में इंदिरा गांधी उनकी हेल्थ को लेकर चिंतित थी। विक्रम साराभाई अक्सर दिन में 18 से 20 घंटे काम करते थे। वो कभी थकान नहीं मानते थे, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि कुछ जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त किया जाए ताकि देश को उनका विजन लंबे समय तक मिल सके। उस दिन PMO से बाहर निकलने के बाद विक्रम साराभाई ने तय कर लिया था कि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन पद से रिजाइन कर देंगे। लेकिन तभी दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ गया और जब तक पब्लिकली अनाउंस होता कि स्पेस और एटॉमिक डिपार्टमेंट्स को अलग किया जा रहा है, उससे पहले ही इंदिरा गांधी को जो डर सता रहा था वो 1 महीने बाद सच हो गया। हुआ कुछ यूं कि 30 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए तिरुवनंतपुरम आए थे। इसमें हिस्सा लेने के बाद वो कोवलम बीच गेस्ट हाउस में ठहरे। उस दौरान डॉक्टर अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के डिजाइन पर काम चल रहा था। विक्रम साराभाई ने 30 दिसंबर की उसी रात अब्दुल कलाम से फोन पर SLV की प्रोग्रेस जानने के लिए देर तक चर्चा की और फिर सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह जब उनका दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो लोगों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। कुछ देर बाद उनके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। लोगों ने देखा कि विक्रम साराभाई मच्छरदानी के अंदर बड़े शांत भाव से लेटे हुए हैं और उनके सीने पर एक किताब रखी हुई है। लेकिन जैसे ही लोग उन्हें जगाने के लिए पास गए तो पाया कि उनकी सांसें नहीं चल रही थी। ये देखकर वहां हड़कंप मच गया। जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया जिसने बताया कि 2 घंटे पहले ही विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और अकेले
होने के कारण वो इससे उबर नहीं पाए। उनकी मौत भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि सिर्फ 52 साल की उम्र में अपने करियर के शिखर पर देश ने अपना सबसे विजनरी साइंटिस्ट खो दिया था। विक्रम साराभाई की मौत इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि वो अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखते थे। रोज सुबह उठकर वो 12 बार सूर्य नमस्कार करते थे और समय मिलने पर स्विमिंग भी करते थे, जिसे सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। फैट न बढ़े इसलिए वो खाने में दही, अचार, पापड़ और सलाद के साथ सिर्फ एक रोटी खाते थे। उनके पार्थिव शरीर को अहमदाबाद लाया गया, जहां उनकी फैमिली की प्रेजेंस में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जब पुजारी ने जमे हुए घी के टुकड़ों को उनकी चिता में डालना चाहा तो उनकी मां ने रोते हुए कहा, धीरे से रखो, विक्रम को चोट लग जाएगी। ये पल अत्यंत मार्मिक था और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लोगों ने उनकी मौत के पीछे साजिश की संभावना भी जताई, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और न ही कोई इंक्वायरी कराई गई, क्योंकि उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनके शरीर पर एक भी खरोंच आए। उनके महान योगदानों के लिए अगले साल 1972 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। उनके सम्मान में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TRLs का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कर दिया गया। ये वही जगह थी जहां भारत ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में अपने शुरुआती कदम रखे थे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी लेगेसी को सम्मान मिला। 1974 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चांद के सी ऑफ सेरेनिटी क्षेत्र में मौजूद बेसल क्रेटर का नाम बदलकर साराभाई क्रेटर रख दिया। विक्रम साराभाई के बाद इसरो की बागडोर सतीश धवन ने संभाली, जिनके नेतृत्व में अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस ऑर्बिट में भेजा। इस तरह विक्रम साराभाई द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट उनकी मौत के करीब 3 साल बाद सक्सेसफुल हुआ, जो उनके सहयोगियों द्वारा दी गई सच्ची श्रद्धांजलि थी। उनके बोए हुए बीज पेड़ बनकर तब फूलने फलने लगे जब 2008 में भारत ने पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसके जरिए भारत ने चांद पर वाटर के मॉलिक्यूल्स खोजकर वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी को लेकर चल रही खोज को एक नई दिशा दी। इसके 5 साल बाद भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन के जरिए अपने सैटेलाइट को मार्स की ऑर्बिट में पहुंचाकर इतिहास रच दिया। अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने सैटेलाइट को मार्स की ऑर्बिट में पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च किया और अपने फाउंडर और पहले चेयरमैन को सम्मान देने के लिए इनके लैंडर का नाम विक्रम रखा। आज भी ये लैंडर चांद की सतह पर विक्रम साराभाई के विजन की गवाही देता है। साल 2023 में आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया गया, जो अंतरिक्ष में जाकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। आज जब भारत के किसान सैटेलाइट डेटा की मदद से अपनी फसल बचाते हैं, गांव के बच्चे डिजिटल क्लासरूम्स में पढ़ाई करते हैं और मौसम की सटीक जानकारी से लाखों लोगों की जिंदगियां बचती है, तो विक्रम साराभाई की वो बात याद आती है। हम अंतरिक्ष में इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम अपना नाम कमा सके, बल्कि इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे समाज की असली समस्याओं को सुलझा सके। भारत के हर स्पेस मिशन और अचीवमेंट में आज विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता झलकती है, जिन्होंने हमें सिखाया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी का असली मकसद समाज की सेवा करना है।